नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रोक्रिएट ऐप में स्केचिंग कैसे करेंगे ये सीखेंगे। देखिए, स्केचिंग के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। स्केचिंग ये एक रियाज़ है। जैसे म्यूजिशियंस अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ या फिर सिंगर अपने गले के साथ मतलब गा के जो रियाज़ करते हैं सुबह शाम हर वक्त, वैसे आर्टिस्ट के लिए जो पेंटर्स है उनके लिए स्केचिंग ये एक रियाज़ है। स्केचिंग हर वक्त करना चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस देता है, बहुत सारी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को ये डेवलप करता है। आप अगर हर वक्त स्केचिंग करेंगे तो आपको ड्राइंग में उसकी बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, स्केचिंग आप कोई भी मीडियम में कर सकते हो। आप पेपर पेंसिल पे कर सकते हो, आपके कंप्यूटर में पेन टैबलेट के साथ कर सकते हो और अपने आईपैड में भी कर सकते हो। लेकिन आज हम आईपैड के बारे में बात करेंगे। आईपैड में प्रोक्रिएट जो है ये काफ़ी बेहतरीन ऐप है, काफ़ी सिंपल ऐप है और आप इसमें अच्छी तरीके से स्केचिंग कर सकते हो। तो इसमें स्केचिंग करने के लिए कैसे शुरुआत करनी है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रोक्रिएट हमने खोल लिया है। प्रोक्रिएट में आप कोई भी साइज़ ले सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज़ लेनी है, इसलिए मैं 3000 पिक्सल बाय 3000 पिक्सल की 300 dpi की इमेज लेता हूँ। लेयर्स जो है यहाँ पे आपको 25 मिल रही है। साइज़ कम ज़्यादा करने से आपके आईपैड के वर्जन के हिसाब से आपको लेयर्स मिलेंगी। तो इसे क्रिएट करते हैं। ये हमारा कैनवास जो है ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से हम बाकी के टूल्स यूज़ करेंगे। तो स्केचिंग के लिए वैसे तो काफ़ी बेसिक टूल्स लगते हैं। जो आपको अच्छे लगे वैसे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। शुरुआत के लिए हम हमारे ब्रश लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो स्केचिंग की एक कैटेगरी ही यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। इसमें बहुत सारे पेंसिल्स है और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो सॉफ्ट पेस्टल्स है, ऑयल पेस्टल है और क्रेयॉन है। तो ये जो नीचे के 3 ब्रश है स्केचिंग कैटेगरी में, ये हम जब कोई अलग टेक्सचर लेना है स्केच में तब कर सकते हैं। स्केचिंग के लिए पहले तो हम HB या फिर 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोक्रिएट पेंसिल है, ये भी अच्छी है, लेकिन आज हम मोस्टली 6B पेंसिल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कि जब हम पेपर पेंसिल से या फिर अपने स्केच बुक में पेपर के स्केच बुक में स्केच करते हैं तब हम पेन या फिर पेंसिल या फिर चारकोल यूज़ करते हैं। तो स्केचिंग के लिए मोस्टली बहुत सारे लोग, मैं भी सिंगल जो है मतलब सिंगल टूल जैसे पेन है ब्लैक या फिर रेगुलर पेंसिल है वो यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैसा है, स्केचिंग ये एक एक्सरसाइज है। तो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है ड्राइंग की। तो ड्राइंग की एक्सरसाइज के लिए कम से कम जो है वो सिंगल कलर लेने से फ़ायदा क्या होता है कि हम अच्छी तरीके से उस सामने वाले ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें ड्राइंग से क्या होता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सिंगल कलर से ही स्केच करते हैं। आप कलर स्केच कर सकते हो जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई सीन आपको स्केच करना है और उसको आप फोटोग्राफ नहीं लेना चाहते, तो आप एक रफ स्केच करके हल्के से कलर्स उस पर दे सकते हो, जिससे आपको बाद में रेफरेंस के लिए वो रहेगा। लेकिन बिगिनिंग के लिए हम यहाँ पे 6B पेंसिल यूज़ करेंगे और कलर में हम रेगुलर जो है ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। तो
अब देखिए हमारा कैनवास जो है, जो बेसिक सेटअप है वो रेडी है। मैंने यहाँ पे 6B पेंसिल ली है जिसके स्ट्रोक्स आप देख सकते हो। ये डिजिटल टूल जो है उसमें रेगुलर जो अपनी फिज़िकल पेंसिल होती है उसका इमिटेशन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। जैसे मैं यहाँ पे एप्पल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही प्रेशर कम ज़्यादा करता हूँ उस हिसाब से हमें यहाँ पे स्ट्रोक्स मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं लाइट में, मुझे अगर बस कुछ रफ, अगर मेरा पहला रफ स्केच है तो मैं हल्के हाथों से कम प्रेशर देते हुए यहाँ पे स्ट्रोक्स बनाता हूँ, तो ये कम ओपेसिटी वाले स्ट्रोक्स बनेंगे। अगर मुझे फाइनल ड्राइंग करना है तो मैं प्रेशर दे के स्ट्रोक्स करता हूँ, तो ये हमें डार्क स्ट्रोक्स देता है। और इसमें हम हमेशा की तरह यहाँ से हमारा जो स्लाइडर है साइज का और नीचे है ओपेसिटी का, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये मैंने बस एक रफ स्केच बनाया है। तो दोस्तों, हमारा स्केचिंग के लिए, जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी सिंपल सेटअप लगता है, तो सेटअप रेडी है। अब हम एक सब्जेक्ट लेके उसका स्केच बनाएंगे और मैं आपको मेरी जो टेक्निक है स्केच करने की वो एक्सप्लेन करूँगा। अब दोस्तों, मैंने हमारी लेयर जो है वो एक नई लेयर ली है। यहाँ पे रेफरेंस के लिए हम इमेज ले सकते हैं, या तो आप आईपैड की अच्छी बात यह है कि आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो आप, अगर आपको सामने कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है या फिर सीन दिख रहा है, वो भी स्केच कर सकते हैं, या फिर आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके आईपैड में ही उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप उसे एज ए रेफरेंस यूज़ करके स्केच बना सकते हो। तो अब हम यहाँ पे एक्शंस में जाएंगे। यहाँ पे जो कैनवास का टैब है उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस है, रेफरेंस में जाके हम एक इमेज इंपोर्ट करेंगे। देखिए ये जो पेड़ है, ये एक बाओबाब जो है अफ्रीकन पेड़ है, उसका हम स्केच बनाएंगे। ये मुझे ही दिखा था, ये इंडिया में भी कई जगह पे दिख जाते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इसकी फ़ोटो खींची। मैं हाइक पे था तो वहाँ पे मुझे स्केच करना हुआ नहीं, बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैंने उसकी फ़ोटो खींची। तो ऐसे आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं रेफरेंस के लिए, और जब आपको स्केच करना है तो फ़ोटोज़ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरी रेफरेंस इमेज है, रेफरेंस विंडो मैंने ऊपर रखी है। अब आप, हमारा कैनवास है, अब आप देखिए ये जो पेड़ है ये काफ़ी अलग तरह का पेड़ है। इसका जो ट्रंक है वो काफ़ी मोटा होता है और ऊपर जाते वक्त इसकी ब्रांचेस छोटी हो जाती है और छोटे छोटे पत्ते इस पे लगते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब इसे हम स्केच करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले जब हम स्केच कर रहे हैं तो हमें कंपोजिशन करना है। अब हमारा जो कैनवास है वो कैनवास उसके ऐसे, अपना जो सब्जेक्ट है वो ऐसे कंपोज करना है कि वो अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे बीच में इसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम इसे थोड़ा साइड में ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि ये जो कंपोजिशन
है वो कुछ इंटरेस्टिंग लगे। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अगर हमने पेड़ का जो ग्राउंड का पार्ट है, मतलब जो जहाँ पे पेड़ ज़मीन से उभर रहा है, वो अगर हमने यहाँ रखा तो उसकी ब्रांचेस जो है, ये जो लास्ट वाली ऊपर की ब्रांच है, ये यहाँ तक आनी चाहिए और ये यहाँ तक आएगी। ये पार्ट है यहाँ तक जाएगा और ये जो ब्रांच है यहाँ पे टच हो रही है। तो इस कुछ प्रकार से हम इसको कंपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ओपेसिटी या फिर साइज़ जो है वो 100% ही रखूँगा हमारे पेंसिल की। अब देखते हैं इसे स्केच कैसे करना है। अब देखिए ये काफ़ी रफ स्केच मैं बनाऊँगा। पहले एक नई लेयर ले लेते हैं। अब ये काफ़ी मैं रफ स्केच बनाऊँगा, इसलिए यहाँ पे डिटेल्स ऐड करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब यहाँ पे हम बस उसका एक रफ स्केच बनाएंगे जिससे हमें आइडिया आ जाएगी कि वो सामने का शेप जो है, जो हमारा ट्री है, वो कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके बाद उसमें हम डिटेल्स ऐड करेंगे। इसकी जो नीचे की लेयर है उसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी। अब देखिए कुछ इस प्रकार से उसका ट्रंक है। यहाँ पे ये ज़मीन में जा रहा है, मतलब ज़मीन से ये निकला है। ये एक बड़ी ब्रांच है, यहाँ पे यहाँ से एक छोटी ब्रांच है। देखिए ये काफ़ी रफ में कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारे डिटेल्स है वो कम से कम रहे। डिटेल्स हम बाद में ऐड कर सकते हैं। डिटेल्स ऐड करना ये बाद में की आफ्टर प्रोसेस है। पहली प्रोसेस हमारी ये है कि इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा हम ठीक से डिफाइन करें। कि ये एक बड़ी ब्रांच है। जैसे मैंने बताया था कि हम लाइट स्ट्रोक्स क्यों दे रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ट्रंक मैंने थोड़ा ज़्यादा मोटा बनाया, इसलिए मैं उसे थोड़ा कम कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं अंडू और इरेज़र, इनका जो यूज़ है वो कम से कम कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्केच है, ये कोई हमारा फाइनल पेंटिंग नहीं है जिसमें हम इरेज़र और अंडू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये एक हमारा प्रैक्टिस स्केच है। जैसे कि मैंने रियाज का जो एग्जाम्पल दिया है, जब कोई संगीतकार रियाज करता है तो वो उसका फाइनल परफॉर्मेंस नहीं होता, वो उसका रियाज होता है, लेकिन वो फाइन नहीं होता, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन उनके रियाज के ऊपर ही उनका फाइनल परफॉर्मेंस जो है वो कैसे बनेगा वो डिसाइड होता है। जितनी प्रैक्टिस वो करेंगे, उसी प्रकार जो आर्टिस्ट है, जो ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, उनके लिए तो स्केचिंग जो है वो एक रियाज है। अब देखिए यहाँ पे पेड़ हमारा
थोड़ा कैनवास के बाहर जा रहा है तो उसमें कोई हद मतलब उसमें कोई गलती नहीं है। वो एक अगर वो जा रहा है, अगर मैं डिसाइड करूँ तो मैं इसे पूरा छोटा करके इसे कैनवास के अंदर ले सकता हूँ। लेकिन वो जा रहा है तो ठीक है, वो कंपोजिशन के हिसाब से वो भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वैसे भी हमारा मेन सब्जेक्ट तो उसके ट्रंक और ये जो कुछ ब्रांचेस हमें दिख रही है वही है। अब देखिए हमारा रफ स्केच तो रेडी हो गया है। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसमें हम डिटेल्स थोड़ी ऐड करेंगे। अब इसमें डिटेल्स ऐड करने के दो तरीके हैं। या तो मैं इसी लेयर पे कर सकता हूँ, अगर मैं ये ट्रेडिशनल स्टाइल में करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एक ही लेयर मिलती है, जैसे पेपर होता है या फिर स्केच बुक होता है, एक ही पेपर पे हम काम करते हैं। अब डिजिटल स्टाइल में अगर मैं इसे काम करूँगा तो हमें यहाँ पे लेयर्स मिलती है, तो उन लेयर का यूज़ करके हम इसे और डायनामिक बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब स्केच है ये, इसमें ज़्यादा हमें कोई फाइननेस नहीं लाना है, हम इसका बस एक स्टडी कर रहे हैं, तो मैं इसी लेयर पे काम करूँगा। ग्राउंड का जो पार्ट है उसमें भी हम थोड़ी डिटेल्स ऐड करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमारा कंपोजिशन यहाँ पे रेडी है। अगर हम इसे एज अ पेंटिंग ट्रीट करेंगे और डिजिटली ही काम करेंगे तो हम यहाँ पे इसे ऐसे छोटा करके इसे पूरा कंप्लीट ट्री दिखा सकते हैं। लेकिन ये स्केच है तो मैं यहाँ पे जैसा बन रहा है वैसा ही बनने देता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये एक स्केच है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं और कुछ अलग रिज़ल्ट आ रहे हैं तो अगर वो अच्छा दिख रहा है तो हम उसे रहने देते हैं। अब मुझे ये जो कंपोजिशन है वो काइंड ऑफ अच्छा लग रहा है, जब यहाँ से ऊपर से कुछ ब्रांचेस और वो पेपर के बाहर जा रही है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और ऐसे ही इसे डेवलप करता हूँ। अब हम यहाँ पे जब हमें डिटेल्स ऐड करनी है तो हम इस लेयर की ओपेसिटी कम करके नई लेयर लेके भी काम कर सकते हैं।
या फिर हम इस पे ही काम करेंगे, ये टोटली आप पे है। अब यहाँ पे हम थोड़े ट्रेडिशनल स्टाइल से काम करेंगे, इसलिए मैं इसी लेयर पे काम करूँगा। अब आप देख सकते हो इस साइड से लाइट आ रही है, तो जो लाइट है वो यहाँ पे गिर रही है और यहाँ पे शैडो उसकी है। अब हम यहाँ पे एक ही टूल यूज़ कर रहे हैं, हम कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम जो है वो हमारा पेपर वाइट जो है वही छोड़ के बस शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती है, जैसे ये है हैचिंग। हैचिंग से हम शेडिंग करते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे क्रॉस हैचिंग करते हैं, मतलब क्रॉस लाइंस करके हम शेड एंड लाइट दिखाएंगे। आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो अब हम शेडिंग करेंगे। अब यहाँ पे ये स्केच है, इसलिए मैं थोड़ा रफ शेडिंग करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे उसका फॉर्म जो है उसका स्टडी करना है, उसे समझना है। तो ये काफ़ी रैपिड होगा। ये एक, जब हम स्केच करते हैं तो स्केच का अर्थ ही एक रैपिड ड्राइंग होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब स्केचिंग करते हैं तो या तो हम ऑन द स्पॉट स्केच करते हैं। अगर मैं कहीं बाहर घूमने गया हूँ और मुझे कोई इंटरेस्टिंग बात या फिर इंटरेस्टिंग सीन या फिर कोई लोग दिखते हैं तो मैं उनकी रैपिड स्केचिंग करता हूँ। यही मोस्टली टेक्निक होती है। तब हमें कम से कम वक्त में वो स्केच करना होता है, तो इसलिए हम फास्ट जो है स्केच करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी ट्रंक जो है वो काफ़ी गोलाकार है, तो उस वे में हम हमारी जो पेंसिल के स्ट्रोक्स है वो उस वे में हम बनाएंगे, ताकि उसका फॉर्म जो है वो भी आ जाए। और स्केची लाइंस जिसे कहा जाता है, मतलब स्केची लाइंस का अर्थ ही होता है जो लाइंस स्केच के लिए यूज़ होती है, तो उसका भरपूर उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। फाइननेस जो है, फाइननेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम से कम वक्त में हमें सामने जो हमें सीन या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसे हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कैसे पेपर पे ड्रॉ करते हैं, ये स्केचिंग का पर्पज़ होता है। इसलिए आप यहाँ पे रफ लाइंस यूज़ करके स्केच कर सकते हो। ये जो नीचे छोटे छोटे पौधे यहाँ पे उगाए हैं या फिर ये जो घास है, ये भी मैं रफ स्ट्रोक से ही दिखाऊंगा। यहाँ पे दो बातें होती है ड्राइंग में, एक होता है स्केचिंग और एक होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग जो है वो उसका मीनिंग है किसी भी चीज़ को
फाइनली ड्रॉ करना, मतलब हम उसे ड्रॉ करते हैं अच्छी तरीके से। और स्केचिंग का अर्थ होता है हम उसे स्केच करते हैं, मतलब स्केच करते हैं मतलब हम उसे रफली हमारे पेपर पे उतारते हैं। तो इनमें डिफरेंस ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो वक्त का ही डिफरेंस है, क्योंकि जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो आप कई घंटे उस पर बिता सकते हो, और उसके बाद आप उसे पेंट करोगे तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन स्केच का ऐसा है, स्केच आप क्विकली करते हो, और बाद में अगर आपको लगे कि इस सब्जेक्ट से हम अच्छा खासा पेंटिंग बना सकते हैं तो आप उसे अच्छी तरीके से फिर से ड्रॉ करके उसका पेंटिंग बना सकते हो। ऐसा डिफरेंस होता है। स्केचिंग रेफरेंस के लिए की जाती है कई बार, या फिर ड्राइंग करने से पहले अगर हमें वो फॉर्म अच्छी तरीके से समझना है तो हम उसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी स्केची लाइंस यूज़ करके इसका जो ट्रंक है उसका फॉर्म पेपर पे उतारा है। यहाँ पे स्केचिंग के बारे में और एक चीज़ है कि स्केच तो पेपर पे आ रहा ही है क्योंकि हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस फॉर्म को समझना, ताकि जब हम इसका पेंटिंग बनाएंगे तो हमें इसका फॉर्म समझ में आ जाए। मतलब जैसे मैंने बताया था ये एक रियाज़ है, ऐसे 10-15 स्केच मैं बनाऊंगा तब मुझे ये जो बाओबाब ट्री का फॉर्म है वो समझ में आएगा कि इसकी इसकी ट्रंक कैसी बनी है, इसका शेप कैसा है, और इसकी जो ब्रांचेस है वो किस शेप में ऊपर जाते हैं, कहाँ वो मोटे होते हैं, कहाँ पतले होते हैं। ये सब चीज़ें हमें अच्छी तरीके से स्केच करने के बाद ही समझ में आएगी। स्केचिंग इज़ आर्ट ऑफ सीइंग, ऑब्जर्विंग, मतलब जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जर्व करना, ये स्केच का सबसे बड़ा पर्पज़ होता है। क्योंकि अगर आपने कोई भी बड़ा आर्ट वर्क देखा है, जैसे फेमस आर्ट वर्क्स होते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लियोनार्डो विंची का मोनालिसा सबको पता है, मतलब फेमस पेंटिंग है। एग्जाम्पल के लिए मैं उसे ले रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी फेमस है। तो अगर आपने गूगल पे सर्च किया तो आपको उसके स्केचेस दिखेंगे। तो उस आर्टिस्ट ने, लियोनार्डो ने, उसके कई सारे स्केचेस किए थे। वो स्केचेस अवेलेबल है। अगर आप देगास जो आर्टिस्ट है उसकी पेंटिंग्स देखेंगे तो उसके भी आपको स्केचेस मिलेंगे। तो ये जो ओल्ड मास्टर्स होते हैं या फिर न्यू मास्टर्स होते हैं, ये सब पहले उस सब्जेक्ट को बार 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 स्केच करके
उसको स्टडी करते हैं। उनके बहुत सारे स्केच बुक्स, बहुत सारे पेपर्स भरे पड़े होते हैं। स्केचिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर आर्टिस्ट जिसे ड्राइंग करना है उसने रोज़ स्केच करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो ट्री है वो विथ शेड एंड लाइट हमें दिखने लगा है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टूल कोई भी नहीं, वही हम 6B पेंसिल ही यूज़ कर रहे हैं। स्केचिंग के लिए ज़्यादा कुछ टूल्स नहीं लगते। जब मैं ट्रेडिशनल स्केचिंग करता हूँ तो जब घूमने जाता हूँ तो बस एक स्केच बुक और पेन लेके जाता हूँ, या फिर पेंसिल, जो भी जिस टूल मेरे हाथ में आ जाए या फिर जो मुझे अच्छा लगे। अब यहाँ पे हम अंडू का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम यहाँ पे इरेज़र, तो मतलब स्केचिंग में आप पेपर पे कर रहे हो या फिर डिजिटल कर रहे हो, इरेज़र का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि गलतियाँ अगर हो रही है, गलती तो होगी, लेकिन गलतियाँ अगर हो रही है तो उसे वैसे ही छोड़ के उसको एक एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ही ट्रीट करना है। यहाँ पे मैं देखिए कुछ हल्का हल्का से लाइंस जो है वो इस लाइट जो एरिया है जहाँ पे लाइट गिरी है शार्प, ये सुबह की फ़ोटो है तो इसमें मॉर्निंग लाइट अच्छी तरीके से गिरी है, तो ये हल्के हल्के लाइंस यहाँ पे मैं टेक्सचर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। प्रोसेस जो है वो ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। स्केच जो हिसाब से बन रहा है, अगर ये स्केच अच्छा भी नहीं हुआ तो भी इसमें मेरा पर्पस जो है वो है उस फॉर्म को समझना। क्योंकि इसीलिए स्केच के लिए सादा पेपर और ट्रेडिशनली सादा पेपर और सादी पेंसिल या फिर पेन यूज़ होता है, ताकि ऐसे सैकड़ों स्केचेस मैं कर सकूं। इसमें मुझे कोई मीडियम लेके नहीं बैठना, जैसे वाटर कलर है, ऑयल कलर है, एक्रिलिक है, वो लेके मुझे यहाँ पे नहीं बैठना है। मुझे बस उस जो सब्जेक्ट है उसे फोर्सफुली ऑब्ज़र्व करना है, उसे समझना है और उसके नोट्स निकालने हैं। मतलब ये एक प्रकार के विजुअल नोट्स है। आपने गूगल पे देखा होगा तो आपको बहुत सारे आर्टिस्ट दिखेंगे जो स्केच करते हैं ट्रैवलिंग में। बहुत सारे मैं भी करता हूँ, लेकिन बहुत सारे आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट भी देखे होंगे, वो स्केच करते हैं। छोटी सी स्केच बुक लेके वो घूमते वक्त या फिर कहीं ट्रैवल में स्केचेस करते हैं। वो एक विजुअल नोट्स है। ये हमने देखा, यहाँ पे स्टॉल है, यहाँ पे इस प्रकार के घर है या फिर सिटी स्केप है या फिर कई इंटरेस्टिंग लोग बैठे हैं।
देखिए, अभी यहाँ पे हमारा स्केच ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अगर मुझे कुछ चीज़ें हैं एज अ कंपोजिशन तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, जैसे कि ये नीचे जो घास है वो, और पीछे अगर कुछ जो ये ट्री लाइन है, यहाँ पे पीछे जो पेड़ दिख रहे हैं वो भी मैं थोड़े बहुत हल्के हल्के स्ट्रोक से ही ऐड करूँगा कि हमारा मेन सब्जेक्ट है उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। ये एक एटमॉस्फेयर दिखना चाहिए, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल स्केच है। इसका टाइम लैप्स आप देख सकते हो। हमने कंपोजिशन से शुरू किया था, फिर हल्का रफ स्केच किया था, उसके बाद हम इसे डिटेल्स ऐड करते गए और यहाँ पे हमने शेडिंग की टेक्निक सीखी। शेडिंग में हमने रफ हैचिंग यहाँ पे टेक्निक यूज़ की है। सब्जेक्ट के अनुसार स्केचिंग कैसे करना है वो सीखा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।